मेरा ये कहना है कि ये भ्रांति जो है कि इसमें उत्पादन घट जाता है। प्राकृतिक खेती अगर सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से किसी भी खेती, किसी भी प्रकार की, जो 123 प्रकार की कृषि पद्धतियां भारत में चल रही हैं, उसमें किसी भी पद्धति से खेती करने के बाद प्राकृतिक कृषि से ज़्यादा उत्पादन कोई नहीं ले सकते। इस पृथ्वी ग्रह को और ह्यूमन बीइंग को, मानव जीवन को अगर बचाना है तो प्राकृतिक कृषि अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती के बारे में तो हमने काफ़ी सुना है। प्राकृतिक खेती को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे प्रकृति और किसान दोनों की फ्रेंडली माना जा रहा है कि प्राकृतिक खेती ही आगे का भविष्य है। वो होती कैसी है? अभी हम जिस फील्ड में हैं वो प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है और हमारे साथ हैं किसान जयशंकर प्रसाद जी, जो बिहार में बेगूसराय के रहने वाले हैं और वो पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती करते हैं। 20-22 गाय पाल रखी हैं और अपने खेत में लेके आए हैं दिखाने के लिए कि गेहूं कैसा होता है। और आप देख के बताइए कि प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं क्या किसी मायने में रासायनिक खेती से कम है? तो इनसे ज़रूर पूछिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जयशंकर जी। धन्यवाद। प्राकृतिक खेती आप कब से कर रहे हैं और उससे आपका क्या कोई अलग तरीका भी है? और उससे जो कहा जाता है कि जो प्राकृतिक खेती से उत्पादन कम होता है, किसानों की का जो है फ़ायदा कम होता है, वो उस पे आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? मेरा ये कहना है कि ये भ्रांति जो है कि इसमें उत्पादन घट जाता है। प्राकृतिक खेती अगर सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से किसी भी खेती, किसी भी प्रकार की, जो 123 प्रकार की कृषि पद्धतियां भारत में चल रही हैं, उसमें किसी भी पद्धति से खेती करने के बाद प्राकृतिक कृषि से ज़्यादा उत्पादन कोई नहीं ले सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक कृषि को सिर्फ लोगों ने टुकड़े टुकड़े में करना शुरू किया है, जिसके कारण से ये भ्रांति फैलाने में लोगों को आसानी होती है कि उत्पादन घट जाता है। सही समय पर सही तरीके से जीवामृत, मतलब सबसे पहले बीजोपचार, और बीज को हम उपचार नहीं इसमें करते हैं, बीज को संस्कारित करते हैं। बीज को संस्कारित करना, खेतों में समय पर जीवामृत को पहुंचाना। जैसे कि अगर आप 7 दिन के अंदर, अगर आपका फसल 140 दिन का है तो 18 बार अगर जीवामृत आप अपने खेतों में पहुंचा देते हैं, और एक बार बनाने से नहीं, हर बार आपको अलग अलग जीवामृत बनाना पड़ेगा। और अगर उसका उपयोग आप खेतों तक करते हैं और सही सिंचाई, सही प्रबंधन करते हैं तो प्राकृतिक कृषि में कभी उत्पादन नहीं घटेगा। और लाभ क्या होगा कि वह पूरी गुणवत्ता युक्त पोषक से भरपूर, और सबसे बड़ा जो प्रयोगशाला है वो हमारा जीव है। आप हमारे फसलों का कुछ स्वाद और गंध देख सकते हैं जो आपको बताएगा कि हम पूर्णतया, जो हमारी परंपरा में जो हमारा सुगंध था, जैसे कि आज घी में भी गंध नहीं है, लेकिन आप हमारे गाय के घी में देखिएगा तो गंध है। हमारे अभी धनिया का पत्ता जो बाज़ार में मिलता है, आप सारे लोग उपयोग करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई गंध है ही नहीं। लेकिन अगर आप धनिया का हमारा पत्ता तोड़ के हाथ में रख लें तो आप आज जब तक हाथ बढ़िया से नहीं धोएंगे तब तक आपके हाथ में वो सुगंध रहेगी। मुझे ये बताइए कि अभी जो प्राकृतिक खेती है वो बड़े पैमाने पे प्रमोट की जा रही है। आप कब से कर रहे हैं? प्रमोशन तो अभी हुआ है, जल्दी में हुआ है, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के बातें की हैं। कितने साल पहले से आप? मैं 2005 में जब मैं बहुत जगह घूमा और जब वापस बिहार में आके कृषि में कार्य करना पूर्णतया समर्पित किया। मैं किसान पर। इस बीच में अपने साथियों को बता दें कि जो दादाजी हैं, MSc किया है इन्होंने रसायन शास्त्र से, और उसके बाद ये खेती करते हैं रसायन मुक्त। ये एक बड़ी बात है। रसायन मुक्त खेती, रसायन शास्त्र की जानकारी के कारण रसायन मुक्त खेती कर रहा हूँ, क्योंकि रसायनों का जो दुष्प्रभाव है उसे एक रसायन शास्त्र का जानकार ही समझ सकता है। तो इसलिए ये कहना कि मैं रसायन शास्त्र में अपनी शिक्षा प्राप्त की और रसायन मुक्त की बात कर रहा हूँ, रसायन मुक्त होना ही पड़ेगा। खेती
जो वनस्पति हमें भोजन देती है उसमें रासायनों का प्रयोग करके और अंधाधुंध प्रयोग करके, कीटनाशी का प्रयोग करके, हर्बिसाइड का प्रयोग करके, वनस्पतियों का नाश करके, जीवों का नाश करके अगर आप कृषि कर रहे हैं और उससे उत्पादित कृषि उत्पाद को अगर आप खा रहे हैं और फिर समझते हैं कि आपका जीवन बच जाएगा, तो ये तो दोहरी बात हो गई। ये बताएं कि प्राकृतिक जो तरीके से आप खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या करते हैं, और आपको बाहर से कुछ लेना पड़ता भी है इसके साथ में या नहीं लेना पड़ता है? बाहर से इसमें ले, अब देखिए पहले भी हर चीज़ हर किसान नहीं उत्पादित करता था। गांव में क्या था कि हम एक दूसरे पर आश्रित थे। अगर कोई दलहन कर रहा है, कोई तिलहन कर रहा है और हम अन्य वाली फसल या सब्जी कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपना चीज़ों को आदान प्रदान करते थे। बाजार की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल फार्मिंग में आप क्या खास करते हैं सबसे बड़ी जिससे कि आप संतुष्ट हैं इससे और आप अच्छी पैदावार ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के परंपरागत फसलों को आप अपनाएं। आप उन पशुओं को अपनाएं जो आपकी परंपरागत पशुएं थी। आप दूसरे जगह की नस्लों को मत लाएं। आप अपने वनस्पति चारों ओर जो उपलब्ध वनस्पति है उसके बारे में जानें, उसके औषधीय गुणों के बारे में जानें और उस सब का उपयोग, चाहे वो जो क्या कहते हैं 10 परनियर कीटनाशी बनाने में है, या जो आप प्रायः लोग कहते हैं कि इसमें शारीरिक श्रम ज़्यादा है, इसमें निकौनी करने से काफ़ी खर्च आता है, तो उससे जो आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स निकल रहा है, जो भी कृषि अवशेष आपको प्राप्त हो रहा है, उसका आप कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करें, उसको वर्मी कंपोस्ट में परिणत करें। उसे क्या कहते हैं, जब आप उसका वैल्यू एडिशन करेंगे तो प्राकृतिक कृषि में लागत बहुत ही कम हो जाएगा। पर एक चीज बताइए, मुझे आपने दिखाया कि आप वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में तो गोबर का सिर्फ कच्चा यूज होता है, वर्मी कंपोस्ट का कहीं। सर मैंने आपको अभी बताया कि थंब रूल अगर आप लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी आवश्यकताएं हैं, हमारे सॉइल को कहा जाता है अनंत जीवों की आत्मा, और अनंत जीवों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति सिर्फ एक चीज़ से हो नहीं सकती है। तो उसके लिए अगर आपके खेत में जिन अभी आपके पास अपना गोबर है, अपने देसी गाय के गोबर का देसी केचुआ से अगर आप क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये प्राकृतिक नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो आप जो है अपने प्राकृतिक खेती में वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं? एकदम करता हूँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है? मैं वर्मी कंपोस्ट के साथ ही जीवामृत खेतों में डालता हूँ, मैं वर्मी कंपोस्ट के साथ ही जेर की खाद खेतों में डालता हूँ। तो पर ये जो नेचुरल फार्मिंग या सुभाष पालेकर जी की बात करें या जो लोग हैं, वो तो माफी चाहूँगा मैं किसी भी जितने भी प्राकृतिक कृषि के बहुत सारे अग्रणी प्रणेता हैं, मैं किन्हीं की आलोचना नहीं करता हूँ। कृषि में कोई थंब रूल नहीं है, यह प्रकृति पे निर्भर है। इसमें अगर प्रकृति ने आपको साथ दिया तो उत्पादन बहुत बेहतर होगा। प्रकृति ने अगर टेम्परेचर अप एंड डाउन फ्लावरिंग के समय में हो गया तो उत्पादन कितना भी आप कुछ कर ले, कितना भी अच्छा प्रबंधन कर ले, तो भी उत्पादन घट जाएगा। आप अपनी परंपरागत बीजों का उपयोग करें। इसमें भी दो चीजें आ गई ना, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक नेचुरल फार्मिंग है। आपने ऑर्गेनिक एंड नेचुरल दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास गोबर है। आप प्राकृतिक कृषि में कहते हैं कि आप अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें, तो हमारे पास गोबर है, उसका अगर हम वैल्यू एडिशन करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा वर्मी कंपोस्ट बना के अगर बढ़ा लेते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? कब से आपने यूरिया और डीएपी नहीं खरीदी है? मैं विगत 5 वर्षों से कोई यूरिया डीएपी नहीं खरीदा है। इस पृथ्वी ग्रह को और ह्यूमन बीइंग को, मानव जीवन को अगर बचाना है तो प्राकृतिक कृषि अपनाना होगा। किसानों को अपने ज्ञान को जितना से जितना ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए वो ले, और अपना जो भी, जैसे जेर की खाद का उपयोग मैं अलग से करता हूँ, वर्मी कंपोस्ट में अलग से करता हूँ। प्राकृतिक कृषि में के विभिन्न जो प्रणेता हैं वो ये नहीं बताते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का आप उपयोग करो, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में कहीं बाजार से खरीद के नहीं उपयोग कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मैं स्वयं उत्पादन कर रहा हूँ। अब ये बताइए दादा कि कितने एकड़ में आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं? मैं 10 एकड़ में खेती करता हूँ, 10 एकड़ में कर रहा हूँ। और आप 10 एकड़ से पूरा कितने लोगों का परिवार है जो पूरे खर्चे पूरे हो जाते हैं? 10 एकड़ की खेती में मैं, अब मेरा परिवार और मेरे साथ 10 मजदूरों का परिवार है।
जो अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति उन कर 10 एकड़ में क्या क्या पैदा करते हैं? उस एकड़ में उस 10 एकड़ में जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अन्न की फसलें हों, सब्जी की फसलें हों, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो। अब ये बताइए दादा कि जब आप ये खेती करते हैं तो कुछ बाजार में जब बेचने जाते हैं तो सेम वही उसी मार्केट में जाते हैं या कुछ अलग आपने? कोई अभी ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी किसानों को जैविक के नाम पर जिस प्रकार का धोखा है, वो उस जैविक के नाम पर बहुत चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन वो जैविक है कि नहीं है ये कोई किसान नहीं जानता है। लेकिन जो किसान, जो हमारे आसपास के लोग हैं या जो हमसे जुड़े हुए अन्य लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, वो जब इसका स्वाद चखते हैं तो अगली बार भी जरूर लेने आते हैं। कितने किसान, कितने कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ लगभग 20-25 कस्टमर अभी जुड़े हैं मात्र। उनको आप चीज़ें सप्लाई करते हैं? सप्लाई नहीं करता हूँ, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उन्हें मैं देता हूँ। मैं कोई मार्केटिंग सिस्टम अभी नहीं डेवलप किया हूँ। वो आते हैं आपके पास से? हाँ, मैंने प्राकृतिक कृषि को इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ, इसलिए पूर्णतया समर्पित प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मिलेट्स को मैंने जोड़ा है। मैं जो हमारे क्षेत्र का सामाचीना कोदो मरुआ है उसे जोड़ा है, और सामाचीना कोदो मरुआ जो पहले गरीब का भोजन था, आज श्री लोगों का भोजन है। आप जानते होंगे कि G20 में राष्ट्राध्यक्षों को परोसा गया मिलेट्स का भोजन, श्री अन्न का। जो गरीब का भोजन था वो श्री लोगों का भोजन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा है। और हमने क्या किया कि हम उन चीज़ों को खाना छोड़ दिया। जो शारीरिक श्रम है वो ज़्यादा है, वो खर्चीला है। अगर आप लेबर लगा के करेंगे तो जो उधर प्रोडक्शन शुरुआत में कम होगा, इधर श्रम ज़्यादा होगा। कहीं आपको नहीं लगता है कि किसान कैसे उसको बैलेंस करेगा? सर, एक बात, पहले आपका जीवन सुरक्षित होगा, तभी आपका पैसा सुरक्षित होगा, तभी आपका कल सुरक्षित होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि लागत व्यय बढ़ेगा। मैंने आपको कहा जो कृषि अवशेष उससे निकलेंगे, जो घास फूस निकलेंगे, उसका भी आप वर्मी कंपोस्टिंग करिए। आप इंटीग्रेटेड मतलब समग्र प्रयास करने की आवश्यकता है। टुकड़े टुकड़े में अगर प्राकृतिक कृषि करेंगे तो जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो सच हो जाएगी। गोबर का सही प्रबंधन अगर गांव में नहीं हो तो गांव गरीब होगा ही, क्योंकि गोबर जैसे ही गाय देती है, सनलाइट पड़ता है, प्राकृतिक प्रक्रिया है कि उससे माइक्रोबियल्स पैदा होते हैं, मीथेन इमिट होता है, और मीथेन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और उसका दुष्प्रभाव, वो जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा हानिकारक है। उसके नज़दीक रहता है ग्रामीण वो किसान जो गाय गोबर पाल रखता है, और वो बीमार होता है और सारी अपनी गाढ़ी कमाई बाजार को पहुंचा देता है। तो इसलिए भी प्राकृतिक कृषि को अपनाना पड़ेगा। इसलिए भी गोबर को जो है अच्छे से प्रबंधन करना पड़ेगा जी। तो ये जयशंकर जी बता रहे थे कि कैसे वो प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक किसान बनके वो कितना खुश हैं। उन्होंने पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती अपना रखी है और उनके जो तरीके हैं वो भी कैसे अलग हैं, जो लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इनसे समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।